हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री। हम अब देख चुके हैं, हमारा फोर्थ का चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ चैप्टर देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर का जो नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और जियोग्राफी में भी हम फिफ्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए। पूरा हम 6 to 8 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पूरे सीटेट के जितने क्वेश्चन आए हैं हम उसको साथ में देखेंगे। अगर वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। तो फिर हम शुरू करते कुछ पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, कुछ लोग शासक कैसे बने, यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने तो हड़प्पा सभ्यता और उसकी संस्कृति के बारे में ही पढ़ा था। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। देखो हम अगर अपने शासक चुनते, चाहे गांव का हो चाहे शहर का, हम उनको वोट देते, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर गांव में हमारे प्रधान हो या सरपंच हो, जो भी चीज़ हो, हम उनको वोट के माध्यम से ही चुनते हैं। वोट देते हैं, उसके बाद उन्हें हम चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, देखो ये तो आज की बात है ना कि हम उनको चुन रहे हैं तो वो शासक बन रहे हैं। लेकिन पहले के लोग कैसे शासक बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ लोग जो थे ना, मतलब कि जन यानी लोगों के द्वारा जो राजा थे वो चुने जाते थे, जो मतलब कि कुशल होते थे और मतलब बहादुर भी होते थे हर एक चीज़ में और अच्छे भी होते थे, उनको हम सरदार चुनते थे। परंतु करीब देखो फिर बीच में क्या है, एक मोड़ आया। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। मतलब कि जो मोड़ मैंने बताया है, करीब 3000 साल पहले क्या हुआ कि राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह हो गया। कुछ लोग क्या किए, यज्ञ वगैरह करके मतलब कि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध, जैसे भी मैंने आपको बताया, अश्वमेध युग जो था, युद्ध जो है मतलब कि यज्ञ, वो भी इसी प्रकार का है। अश्वमेध यज्ञ जो है ऐसा ही एक आयोजन था। इसमें एक घोड़े देखो इसमें क्या करते थे ना, एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब क्या करते थे, घोड़ा होता था, यज्ञ होता था, फिर जो घोड़ा होता था राजा के देख रेख में इसको स्वतंत्र यानी छोड़ देते थे। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे मान लो ये हमारा मतलब एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, जो राजा अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा उन्होंने छोड़ा, मान लीजिए ये घोड़ा हो गया, यहाँ चलते चलते पहुंचा, तो यहाँ के जो राजा हुए अगर रोकते हैं तो इनको यहाँ के राजा से युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ के जो राजा होते थे उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्ति है। अगर मान लो आपके एरिया में कोई आया, ये एरिया वाला अगर आके ऐसे चला के चाहे जो कर दिया, तो हम वो लोग यही सोचेंगे ना ये ज्यादा शक्तिशाली है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो उस टाइम पे ऐसा ही होता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था उनसे ज्यादा शक्तिशाली था अगर उन्होंने नहीं रोका। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो मतलब जो राजा होते थे नहीं रोकते थे, उनको क्या किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यह यज्ञ जो था वो विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। मतलब उन्हें उपहार वगैरह दिया जाता था जो विशिष्ट पुरोहित थे। अभी आपको मैंने 4th चैप्टर में पढ़ाया था, विशिष्ट पुरोहित कौन होते थे, वही ब्राह्मण होते थे जो यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह कराते थे। अगर ये लोग मतलब अच्छे से यज्ञ करवाते थे या फिर जो भी पूजा पाठ कराते थे, इनको मतलब विशेष उपहार वगैरह सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। देखो अश्वमेध यज्ञ जो करते थे ना राजा, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में जितने राजा आमंत्रित होते थे सब लोग क्या करते थे, उनके लिए उपहार लाते थे जो अश्वमेध यज्ञ करते थे राजा। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। मतलब जो ये आयोजन होता था इसमें सबसे मतलब मुख्य स्थान किसका होता था, राजा का स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। मतलब राज सिंहासन पे बैठाया जाता था या फिर मतलब बाघ जो होता है उसके खाल के एक विशेष आसन पे बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। याद रखिएगा, युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था ना, वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा यज्ञ के अवसर पर वो क्या कहता था, राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब कि अनुष्ठान कौन कौन भाग लेता था, राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, सगे संबंधी, रानी उनकी जो होती थी, उस टाइम पे तो बहुत सारी रानियां होती थी, रानियों तथा पुत्रों को भी इनके छोटे छोटे अनुष्ठान में करने होते थे, भाग लेना पड़ता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब और जो राजा आते थे ना, ये क्या करते थे, ये कुछ करते थोड़ी थे, ये बस देखते रहते थे क्या कैसे हो रहा है।
राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता है। जैसे अभी देखो हम लोग क्या क्या होता है, कोई भी काम होता है तो सबसे पहले हम गंगा जल को छिड़कते हैं, तो यही पवित्र जल जो होता था राजा के ऊपर छिड़कते थे वो, और अन्य कई अनुष्ठान करते थे ये लोग। विष तथा वैश्य ऐसे मतलब कि सामान्य लोग उपहार लाते थे, जैसे विष हो गया अथवा वैश्य लोग जो थे, ये लोग जो सामान्य टाइप में आते थे वो लोग उपहार लेके आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, जिनको पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। याद रखिएगा, जो विष या वैश्य है वो तो सामान्य लोग जो थे वो उपहार लाते थे, लेकिन जिनको पुरोहित शूद्र मतलब ब्राह्मण जो थे, इन्होंने वर्णों को बांटा था ना, तो जिनको ये शूद्र मानते थे उनको अनुष्ठान में शामिल नहीं करते थे। अब वर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ण इन्होंने क्या किया था, 4 वर्णों को बांटा था। कौन कौन से वर्ण थे, देखो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मण का था, उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना था। पहला वर्ण जो थे वो थे ब्राह्मण, वो क्या करते थे, ये वेदों का अध्ययन अध्यापन करते, मतलब पढ़ते थे पढ़ाते थे, और यज्ञ करना था जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम क्या था, जो क्षत्रिय आते सेकंड नंबर पे, उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तथा तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे, इनमें कृषक और पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। देखो, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का मतलब अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का, लास्ट में जो शूद्र होते थे उनका स्थान आता था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये क्या करते थे, अन्य जो 3 वर्ण थे उनकी सेवा करते थे। जैसे कि ये हो गया ब्राह्मण हो गए, ये ब्राह्मण हो गए, ये क्षत्रिय हो गए, और ये जो हो गया वैश्य हो गए। तो ये जो शूद्र होते थे, इन तीनों की सेवा करते थे। उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, और उनको अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। पता है, कई बार ऐसा हुआ था ना, मतलब कि लिखा गया औरतों को भी ये लोग क्या करते थे, शूद्रों के समान मानते थे। महिला तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखो एनसीईआरटी में लिखा है, महिला तथा शूद्रों को वेदों का मतलब अध्ययन के लिए अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ऐसा अब नहीं होता, राजा का बेटा राजा नहीं होता। मान लो किसी के पिताजी आईएएस हो गए तो उसका बेटा भी आईएएस नहीं बन जाएगा। जो मेहनत करेगा, एक गरीब इंसान का भी बच्चा आईएएस बन सकता है। पहले के जैसा अब कुछ भी नहीं है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक भी शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते। इन लोगों से संपर्क अपवित्र हो जाता था। जैसे कि बहुत सारे, जैसे आप देखो, एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिनके हम बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर जो बाबा साहेब हैं, उनको मतलब कि पानी वगैरह नहीं पीने दिया जाता था, पढ़ने के लिए बहुत परेशान किया जाता था। तो मतलब ये लोग क्या करते थे कि इनके संपर्क में नहीं आते थे। अब ये आर्टिकल हमारे 17, आप आर्टिकल 17 के बारे में हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है आर्टिकल 17, जरूर से बताइएगा, इसी से रिलेटेड है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखो, बहुत सारे लोग थे जो ब्राह्मणों के द्वारा ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा जो थे ना, पुरोहित यानी जो ब्राह्मण थे, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। जैसे कुछ लोग जो थे ना, वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे जन्म के। अभी क्लास हम 8th में जरूर पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत मतलब कि घोर विरोध किया है। मतलब ये ब्राह्मण नहीं जो अभी है, उस टाइम पे जिन्होंने वर्ण को बांटा हुआ था, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। कहाँ पे? पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये था। अब जनपद यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, जनपदों से भी बहुत क्वेश्चन आता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा जाने लगे। मतलब जो अभी तक हमने जन का राजा देखा था, अब ये जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो। इसके बाद अभी आ जाएगा महाजनपद आ जाएगा। महाजनपद हमारे कितने हैं? 16 महाजनपद। इसका उल्लेख किसमें है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। देखो, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब कि या फिर जो भी मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जैसे चित्र 4 में, अभी हम आपको दिखाएंगे, मानचित्र 4 में दिए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण जनपद। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं।
पुरातात्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की, मतलब पुरातात्वविद जो थे इन जनपदों की कई बस्तियां जो थी उसकी खुदाई की थी। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। इन पुरातात्वविदों ने इन जनपदों में जो बस्तियां खुदाई थी इनमें मतलब कि मेन कौन है, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा। खुदाई से पता चलता है, देखो जो खुदाई होती है ना उससे पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। क्या होता था, लोग झोपड़ियों में रहते थे उस टाइम पे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये लोग क्या करते थे, मवेशी हो गए और अन्य जानवर जो थे उनको ये लोग पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल जैसे सरसों फसलें, मतलब ये सारी फसल जो थी खाने पीने का ये लोग उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, लोग जो थे ना वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। इन पुरा स्थलों से कुछ विशेष प्रकार के जो है बर्तन मिले हुए हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये याद रखिएगा इनके बारे में जो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है वही आपको देगा कथन कारण करके, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर आपको 1 to ABCD करके देगा, जब आपको पूरा पता रहेगा तभी ना आप कर पाएंगे। तो जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा इनके नाम से ही स्पष्ट है, चित्रित मतलब इन पे चित्रकारी होती थी, मतलब इस बर्तन पे, जैसे ये बर्तन हो गया ना, देखिए चित्रकारी की गई है ना, इसे आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। मतलब आमतौर पर इस पे कैसा होता था, सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकार के होते थे, मतलब ये जो चित्र होते थे। अब देखो महाजनपद, महाजनपद स्टार्ट हो गया। करीब 2500 साल पहले, याद रखिएगा करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कुछ जनपद जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनको क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है, जैसे कि मगध हो गया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था। मल्ल महाजनपद हो गया, कौशल हो गया। इस तरह से अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, मतलब जैसे मान लो ये मगध हो गया, इसकी राजधानी मान लो ये क्या हो गया, गिरिवज, फिर पटना, इस तरह से कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। देखो कई राजधानी, जैसे मान लो ये राजधानी हुई, इनके अगल बगल किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। मतलब कि ये क्यों बनाई गई थी, ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। हाँ, ऐसा माना ही जाता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्ध शक्ति का प्रदर्शन भी करती थी। मतलब देखो अब उनकी राजधानी जैसे ये हो गई, तब इसके बगल में मान लो ये हमारा इलाहाबादी हो गया, इसको ही मान लीजिए, तो इसके बगल में इन्होंने क्या किया, बड़ा बड़ा पूरे वो सब खड़ा कर दिया। जैसे अभी तो कार वार जिनके पास है, हमारे गाँव में जिनके पास कार और है, अच्छा बड़ा घर वर है, बहुत खेत होते हैं, तो मतलब बहुत पैसे हैं उनके पास, तो इस तरह से वो लोग मतलब, और वो लोग प्रदर्शन भी करते हैं। तो इस तरह से वो जो एंशिएंट टाइम पे जो था ना, वो लोग भी जिनके पास था ये सब करते थे, किलेबंदी वगैरह, वो लोग प्रदर्शन करते थे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखना सरल हो जाता होगा। मतलब ऐसा भी माना जाता होगा कि किले के अंदर, मतलब कि उसके अंदर रहेंगे और देखेंगे लोग कहाँ कैसे घूम रहे हैं एक जगह, मतलब दूरबीन लगा के देखते रहेंगे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। मतलब देखो इसके लिए तो बहुत सारे ईंट पत्थर चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, जंगल चाहिए। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक मतलब अथक परिश्रम किया, यानी बहुत ही परिश्रम किया स्त्री पुरुष और बच्चों ने। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, संसाधनों की आवश्यकता तो पड़ती ही होगी। हम क्लास 8 की ज्योग्राफी में संसाधन पढ़ेंगे। अब राजा सेना रखने लगे थे। देखो अब अभी हमने देखा था ना उसमें 4th चैप्टर में, राजा कोई अस्थाई सेना नहीं थी, ये कर नहीं लेते थे, लेकिन अब राजा क्या करते थे महाजनपद में, ये क्या करते थे, सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, मतलब सिपाही को पूरे नियमित वेतन देकर पूरे साल रखते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर होता था, कुछ मतलब जो भुगतान होता था आहत सिक्कों पे होता था। इन सब सिक्कों के बारे में तुम अध्याय चैप्टर 8 में हम आहत सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। अब कर देखते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। महाजनपद के जो राजा होते थे ना, वो क्या करते थे, विशाल किला बनवाते थे। अब उसके लिए कुछ तो इन्हें चाहिए पैसे वैसे, तभी तो करेंगे। बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। इसके लिए इनको किस किस चीज़ की आवश्यकता, देखो अब हम मान लो बहुत बड़ा हमारा जनपद है, इसमें हम लोगों को रखेंगे। जैसे अब हमारा गवर्नमेंट ही समझ लो, हम लोग मतलब कि जो भी हम क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी हम भी बेरोजगार हैं, तो जितने भी लोग हैं उनसे क्या करते थे,
करते हैं, अभी भी टैक्स लेते हैं ना। तो इसी तरह उस टाइम पे भी होता था, जो भी मतलब कि किला बनवाते थे, सेना रखते थे और हेल्प मतलब कि करते थे, उन सुरक्षा करते थे लोगों की, तो उनसे कर भी लेते थे। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अब महाजनपदों के राजा लोग जो थे, समय समय पर जैसे अब लोग उपहार ले आते थे उस टाइम पे, अब उपहार नहीं, अब वो नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा कर वाला। सब फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। फसल पे लगाए गए जो कर था वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उस टाइम पे कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6, देखो 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। आपसे पहले सबसे पहले ये ही गलत में दे देगा, 1/3 कर देगा, लेकिन याद रखिएगा कृषि पे मतलब कृषि जो होता था उपज, उस पर 1/6 लगता था, 1/6 लगता था, कर लगता था। और इस जिसको क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता था, भाग कहा जाता था। देखो 1/6 इसको हम मतलब भाग के रूप में बोल सकते हैं कि हम इसका इसमें भाग देंगे इसमें। तो इस तरह से याद रखिएगा, थोड़ा रिलेट करके याद रखेंगे ना तो गलत नहीं होगा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। देखो कारीगर जो थे वो उनके पे ऊपर भी मतलब कि कर लगाए जाते, श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। वो मतलब क्या करते थे, श्रम के रूप में काम वाम करते देते थे। ये उनका कर हो, जैसे कि एक बुनकर हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया। सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये जो बुनकर, लोहार, सुनार हो गए, इनको 1 दिन काम करना पड़ता था राजा के लिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालक जो थे मतलब जो पशु को पालते हैं, वो क्या करते थे, वो मतलब उनके उत्पाद में या फिर जानवरों के रूप में कर देते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारी जो थे उनको सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती। आखेटक जो हो गया, अब आखेटक और संग्राहक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जंगल से प्राप्त जितनी वस्तुएं होती हैं उन इनको ये लोग कर के रूप में देते थे। अब कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ, देखो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल्के फाल जो हो गए ना, वो अब लोहे के बनने लगे। हमारे यहाँ भी अभी हल है तो मतलब कि लोहा रहता है, फिर उसके बाद लकड़ी होती है। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल से तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता, मतलब मान लो कठोर जमीन है, अगर हम इसको लकड़ी से जोतेंगे तो ये नहीं ढंग से जोताएगा। अगर हम इस पर लोहे चलाएंगे तो ढंग से आसानी से जोताएगा, और जो बंजर जो भूमि रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, बीज को छिड़क के करते थे तो कम होता था, सारे बीज खराब हो जाते थे। अभी जैसे हम लोग के घर पे होता है तो पौधा जो मतलब कि धान होता है उसका रोपण करते हैं, फिर उसके बाद पौधे तैयार जब होता है तब उसको लगाया जाता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। मतलब पहले की कंपेयर टू, मतलब पहले का जो एंशियंट टाइम का है, वो क्या करते थे, उस टाइम पे तो कम होता था लेकिन अब ज़्यादा होने लगे। इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी, मतलब कि पैदावार जो थी उपज वगैरह ज़्यादा होने लगा। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, मतलब कमर तोड़ भाई बहुत मेहनत लगती है। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिनको कमकार कहा जाता है, वही लोग करते थे। मतलब कि इतना ज़्यादा जो मेहनत लगता था, राजा रानी तो करेंगे नहीं, तो इसको दास दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार लोग करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण देखो मगध के बारे में यहाँ से आ गया। मगध के बारे में भी मैंने आपको बताया ही है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब मगध कैसे बना, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जैसी नदियाँ जो थी ना, वो मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। जो किसके लिए महत्वपूर्ण थी, यातायात के लिए। जैसे अब गंगा हो गया, सोन नदी, इससे ये लोग मतलब कि नाव वगैरह बना के जाते थे, सामान लाते थे, ले आते थे। जल वितरण, पानी पीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। अब जो जानवर वगैरह रखते थे, लोग रहते थे, सिंचाई करने के लिए, तब और मजबूत बनते गए। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, और जो गंगा हो गई, सोन हो गई, इनकी जो मतलब बांगर खादर मिट्टियाँ हो गई, इनके बहने से जो भी बनती थी मिट्टियाँ, वो उपजाऊ बनने लगी। तो ये और ज़्यादा मतलब कि दिन पे दिन डेवलप करता गया मगध जो था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लगाया जाता था। जंगल भी था जो मतलब कि, और उसके बाद ये क्या करते थे, इन जंगलों से लकड़ी वगैरह तो जो लेते ही थे,
साथ साथ में हाथियों को पकड़ लेते थे, उन्हें प्रशिक्षित कर देते थे और सेना में लगा देते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। जैसा मैंने बताया, लकड़ी के लिए लकड़ी लेके ये लोग घर, गाड़ी हो गई, जैसे बैलगाड़ी थी उस टाइम पे, रथ वगैरह बनाते थे ये लोग, इस सब का यूज करते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। लौह अयस्क की खदानें मतलब अब इनको औजार वगैरह, हथियार वगैरह मजबूत मिल गए। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे। कौन कौन थे? बिंबिसार तथा अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु या अजातशत्रु भी कहा जाता है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि जो अन्य जनपद थी उसको जीतने के लिए हर संभव साधन, जिनसे जितना भी हो सकता था, जैसे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देते थे। महापद्म नंद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्म नंद जो थे ये मतलब ये भी महत्वपूर्ण शासक के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र, देखो आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछता महापद्म नंदन से, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। कहाँ? इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक इन्होंने फैला दिया था। बिहार में राजगीर, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी थी। ये कई सालों तक मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र बना, जिसको हम पटना बोलते हैं, जो बिहार की भी कैपिटल है, को राजधानी बनाया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। देखो 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर वह, मतलब जब वो पूरी तरह से सफल ना हुआ तो मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया कि अब भारत पे आक्रमण करेगा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा यानी जब मगध की ओर बढ़ना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसके सिपाही जो थे ना, इनकार कर दिए। वो भयभीत थे इस बात से कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ है और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी कि हमें कुचल देगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करने से मना कर दिया। अब वज्जी के बारे में हम देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। वज्जी राज्य जो था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार में थी। यह अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ, संघ से पता चल रहा है ना, ग्रुप से बहुत सारे लोग होंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ये वज्जी जो थी ना, ये अन्य मतलब कि अन्य शासन व्यवस्था से अलग थी। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। कभी कभी लोग जो थे ना एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो थे वो राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे। मतलब कि कोई भी बात होता था, ये लोग एक साथ बैठते थे, बात वगैरह करते थे। और ये सभी राजा जो थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, मिल के करते थे। बात वगैरह भी मिलके करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। मतलब शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए मिलके, जहाँ पे यूनिटी होती है ना, वहाँ याद रखिएगा अपनी फैमिली में भी, मतलब अगर आपके भाई बहन भी है ना, अगर आपसे लड़ते भिड़ते हैं तो उनको आप किसी भी तरह से समझाइए, क्योंकि यूनिटी अगर रही ना तो बहुत अच्छा होता है। स्त्री, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखो इन सभाओं में कौन कौन हिस्सा नहीं ले सकता था? स्त्री, दास, कमकार, इन सभाओं में, वज्जी में जो संघ होता था। बुद्ध तथा महावीर, देखो बुद्ध तथा महावीर इनके अभी हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। दोनों ही गढ़ से या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर दोनों लोग गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव जो है चित्रण मिलता है। देखो अब यहाँ से जैसे तो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखते हैं। वज्जी संघ का, देखो वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ये याद रखिए, वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में लिखा गया है। ये दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ यानी पुस्तक है, जिसमें बौद्ध के बहुत सारे व्याख्यान दिए गए। इसे करीब कब लिखा गया था, या फिर कब, मतलब कि कब लिखा गया, या फिर इसे लिखा गया मतलब रखा कब गया, तो 2300 साल पहले। अब अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु
अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु अभी हमने देखा मगध के बहुत बड़े राजा थे, अच्छे मतलब कि शासक थे। ये वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अजातशत्रु के जो मंत्री थे वश्यकार, याद रखिएगा इनका नाम। इन्होंने मतलब कि ये सलाह मशवरा करने के लिए बुद्ध के पास भेजा वश्यकार को। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। देखो भेजा कि हमें इसको जीतना है वज्जी संघ को अजातशत्रु से। तो जब वश्यकार से बुद्ध ने पूछा मतलब कि अब किसी के बारे में हमें बताना है तो हम उसके बारे में पता तो करेंगे ना, मतलब मान लो हमारा कोई दोस्त है या दुश्मन है, हम उसके बारे में पता करेंगे ना क्या उसके पास है कैसे। तो बुद्ध ने पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे। जब उनको ये सब पता चला कि ये लोग सब कुछ ही करते हैं, उन्होंने बताया वज्जीवासी तब तक उन्नति करेंगे जब वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे। तब तक वज्जी संघ का मतलब कि जो होता है विनाश नहीं हो सकता। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ये सब बुद्ध ने बोला था। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव रखेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वज्जी जो है वो मतलब कि दिन पे दिन डेवलप ही करेगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। कई शक्तिशाली राजा जो थे इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। एटलस से देखो क्वेश्चन जो आते हैं ये अन्यत्र से क्वेश्चन। अब आपको इसमें यूनान और एथेंस ढूंढने को कह रहा है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह शासन व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। 30 साल के जो ऊपर पुरुष थे उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी, पूर्ण नागरिकता, जो दास नहीं थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरिया द्वारा की जाती। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदान, खेत, घर और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो ये हमारा जो था इम्पोर्टेंट चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। नोट्स अगर आपको एसएसटी का लेना है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और या फिर आप मुझे मैसेज करिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पे है आकांक्षा सर्वजीत सिंह करके चैनल है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस पर आप सर्च करके आप मुझे ज़रूर से मैसेज करिएगा नोट्स के लिए। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये, और आपको उसमें पूरे चैप्टर वाइज आपको पूरा चैप्टर मिलेगा और ऊपर से आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप एनसीईआरटी यहाँ से ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। थैंक यू।